Okay, very, very good one. एक बार फटाफट से बता दीजिए if my voice is loud and clear to all of you guys or not. Very, very good morning मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. I hope आप लोग बहुत बढ़िया होंगे. Very, very good morning. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात आज आप लोगों से शेयर करूंगा. अपनी क्लास को हम शुरू करेंगे ही. ध्यान से मेरी एक रिक्वेस्ट को सुन लीजिए. ये आपकी पढ़ाई से रिलेटेड इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा ये जो मैं आपको रिक्वेस्ट करने वाला हूँ ये आपकी पढ़ाई से इनडायरेक्टली रिलेटेड. बेटा इस समय जब आप लोग अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेरी वेरी मच. क्यों बोलता हूं मैं ऐसा? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा. सर आजकल क्या है ना, बहुत ज्यादा फास्ट फूड इज लाइक द कल्चर नाउ एंड इट्स ओके. ठीक है, आप लोग का यंग एज है, आप लोग को खाना चाहिए, आप लोग को एंजॉय करना चाहिए, दैट्स गुड. इस तरह में बहुत सारी अलग चाट और पराठे और पाव भाजी और सैंडविचेस और बर्गर और पिज्जा बहुत अच्छे लगते हैं. वेरी गुड. एज आपकी, आप बिल्कुल खाइए, कोई नहीं रोक रहा. आपके माता पिता रोक रहे हैं ना हम रोक रहे हैं. लेकिन इन चीजों में एक बात का ध्यान रखिए कि बेटा अगर आपको इन चीजों को खाने की वजह से, एक्सेसिव खाने की वजह से अगर आपकी तबियत खराब हो गई, और माइंड माय वर्ड्स, अगर ये तबियत आपकी एक हफ्ते से ज्यादा खराब रह गई ना, आप अपना रिदम कहीं ना कहीं ब्रेक कर जाओगे और उसको रीगेन करना इतना सिंपल नहीं होता. I have gone through this phase in my life where I made a mistake in my CA finals of consuming a lot of fast food 2 to 3 months before my exam periods and I got sick very very badly. अगर आप लोगों को पता है so you know it कि एक महीना मेरा उसी डिजीज ने फिनिश कर दिया. जहां मेरे पास 3 महीने थे एग्जाम में, एक महीना तो वो डिजीज था. 2 महीने के अंदर हमने CA फाइनल की तैयारी की, दिन रात लग गए. लेकिन वो बताऊं एक बार, वो बहुत टफ था. लेवल ऑफ डिमोटिवेशन बहुत हाई होता है और हर कोई उस चीज को नहीं बीट कर पाता. इसलिए आप लोगों को बेटा ये समझाऊंगा. आपके माता पिता शायद बोलते होंगे तो कई बार बच्चे उस चीज को इग्नोर करते हैं, माता पिता की बात, तो उनको लगता है कि यार ये तो हमेशा ही टोकते रहते हैं. ठीक है, आपका एज है, ये फील करना भी इट्स ओके, बट वो सही कह रहे हैं. मैं एक बड़े भाई की तरह आपसे बात कर रहा हूँ. मैं माता पिता की जगह नहीं हूँ आपकी, लेकिन एक बड़े भाई की तरह कह रहा हूँ अपनी सेहत का ध्यान रखना. जितना कम हो सके बाहर से खाना और ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहना, आपके लिए अच्छा होगा, ये बेस्ट रहेगा. और आप अपने आप को फिट रखिएगा एग्जाम से पहले, ताकि कोई भी चीज आपको इंपैक्ट ना कर सके. ठीक है मेरे बच्चों? जी हाँ सर. सर आज हम अपने पास अपना आज की क्लास का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं. AS14. सर हमारे पास AS14 कब तक खत्म होगा? AS14 बेटा बस खत्म होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों. आज थोड़ा सा डिस्कशन जो मैंने आपको कहा था, थ्योरेटिकल पार्ट था हमारा. जब चैप्टर स्टार्ट किया था एक चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 9 का यूनिट नंबर 2 है. चैप्टर 13 में सारा प्रैक्टिकल पार्ट है, चैप्टर नंबर 9 में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट आपको समझाया गुडविल से रिलेटेड. बस वही चीज मुझे आज आपसे डिस्कस करनी है. उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. तो आज की डेट, पेज नंबर लिखेंगे और आज की क्लास का रोड मैप लिखेंगे. AS14 क्या? एडिशनल पॉइंटर्स. ये आपका हो गया गुडविल का अमोर्टाइजेशन को लेकर, गुडविल अमोर्टाइजेशन, और साथ में इधर याद आता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. बहुत सिंपल है, जितना याद करना होगा मैं आपको बता दूंगा समझाते समय. ठीक है. इसके अलावा बेटा मैं आप लोगों के साथ IPM क्वेश्चन नंबर 3 का जर्नल एंट्री आपको क्लास में करवाऊंगा. वैसे तो मैंने होमवर्क में दिया था, लेकिन मैं अपने नालायकों को जानता हूं. आधों ने किया होगा, आधों ने सिर्फ 20-30% ने किया होगा, बाकी ने छोड़ दिया होगा क्वेश्चन होमवर्क का. इंपॉर्टेंट TYQ है, इसलिए अपन क्लास में इंपॉर्टेंट TYQ को टेकअप कर लेंगे. इसके अलावा एक आपके पास चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2 में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 है शायद, मैं नंबर कंफर्म कर लूंगा करवाने से पहले आप लोगों को अपडेट भी करवा दूंगा अगर कोई चेंज हुआ तो. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपसे डील करता है एक जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अमैल्गमेशन का नेचर ऑफ मर्जर होता है. तो अमाउंट टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिजर्व हम कैसे निकालते हैं, याद है? परचेज कंसीडरेशन माइनस शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफर कंपनी. उस पे एक क्वेश्चन और है यहाँ पर गिवन है, तो वो भी आपको करवा देंगे. इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर पर मूव कर जाएंगे. यहाँ पर हम आपको पूरा शेड्यूल 3 स्टार्टिंग टू एंड आज पढ़ाएंगे. बट वो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला जब मैं रोड मैप लिखूंगा तो आप लोगों से डिस्कस करूंगा. ठीक होगी बात? अपना भी यहाँ का रोड मैप लिख लीजिए. लिखिए मेरे बच्चों. जी हाँ सर जी. कुछ एडिशनल पॉइंटर्स बेटा मैंने आप लोगों के कोर्स में इसको अपलोड कर दिया है. आप लोग इन एडिशनल पॉइंटर्स को लिख लीजिएगा. क्या बोल रहा है? AS14 revised accounting for amalgamation. All the pointers relating to amalgamation of the company are already discussed in chapter number 13. They are already discussed in chapter number 13. These notes contain additional points relating to amalgamation. मतलब कि जो चीजें आप amalgamation में हमारे साथ पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 13 में, वो एज इट इज यहाँ पर चैप्टर 14 की ही बातें थी. आपको कुछ अलग से नहीं जानना. एक दो बातें जो नहीं जाननी है वो मैं यहाँ पे लिख दी. AS14 revised deal with accounting to be made in the books of transferee company and the treatment of resultant goodwill. AS14 जो है वो बेसिकली ट्रांसफरी कंपनी के लिए जो परचेजर है उसकी बुक्स में क्या होगा, amalgamation का नेचर ऑफ परचेज, मर्जर में क्या क्या एंट्री होगा, मेजर फोकस इसका उसी चीज पे है. कुछ इसमें से लर्न नहीं करना, बस आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी बात. AS14 यहाँ पर कहता है that it does not deal with cases of acquisition. The distinguishing feature of acquisition is that the acquired company is not dissolved and its separate entity continues to exist. ये यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये कह रहा है बेटा AS14 जो है ना वो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप से डील नहीं करेगा. सिंपल शब्दों में बताऊंगा. वो कह रहा है अमेल्गमेशन का मतलब होता है ए ने अगर बी को एक्वायर किया तो अब बी का एक्जिस्टेंस अलग से खत्म हो गया, इसके सारे एसेट लायबिलिटी ए के ही हो गए. ए प्लस बी एक सिंगल एंटिटी में बन गए हैं. समझ में आ रही है बात? ये कह रहा है इट डज नॉट डील विद द सिनेरियो वेयर ए ने बी को एक्वायर किया लेकिन बी सेपरेट एंटिटी की तरह एग्जिस्ट कर रहा है और ए भी सेपरेट एंटिटी की तरह एग्जिस्ट कर रहा है. वो फिर क्या हो जाता है बेटा? वो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप हो जाता है. आपने ये नाम जरूर सुना होगा. इसका जो कंप्लीट अकाउंटिंग है हम आपको कंसोलिडेशन में सिखाते हैं. कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम आपको सिखाएंगे, इसी कोर्स का पार्ट है. 1 to 1 हर एक चीज डिटेल में पढ़ाएंगे. तो वो कहता है AS14 बोलता है भाई मैं नहीं डील करूंगा इन चीजों से, मैं बिल्कुल नहीं डील करूंगा इन चीजों से. जो मेरे बड़े भाई साहब हैं कंसोलिडेशन, वो इस इन चीजों से डील करेंगे जहां द एक्वायर्ड कंपनी इज नॉट डिसॉल्व्ड, उसको बंद नहीं किया जाता है एंड सेपरेट एंटिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट. तो ठीक है, मतलब यहां पर हमको देखने को मिल रहा है स्पेशलाइजेशन है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ अपने स्पेसिफिक रिलेटेड जो उनसे जो स्पेसिफिक चीजें रिलेट करती है उन्हीं चीजों की बात करते हैं. ठीक होगी बात? जी हां सर जी.
अगली बात कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन नोट्स में से पॉइंटर नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सब कुछ रीड करके निकाल सकते हो इजीली, बस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो हम आपको दे रहे हैं। पॉइंटर नंबर 4 आपको याद रखना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दैट इज राइजिंग ऑन अमलगमेशन। सबसे पहले गुडविल क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? गुडविल रिप्रेजेंट करता है एक लॉस ऑन अमलगमेशन। लॉस ऑन अमलगमेशन क्या होता है मेरे बेटे? जब मैं किसी कंपनी को एक्वायर करने के लिए उसके नेट एसेट से ज्यादा उसको पेमेंट करने के लिए तैयार हूं। मैं गया, मैंने कहा सुरेखा, सुरेखा क्या तुम अपनी कंपनी मेरे को सेल करोगे? सुरेखा ने कहा सर मेरी कंपनी के नेट एसेट है 10 लाख के, मैं अपनी कंपनी बेचना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको 17 लाख में अपना सारा नेट एसेट ट्रांसफर कर दूंगी। अब ये बात बताओ, मुझे भी दिख रहा है सुरेखा के पास सिर्फ एसेट्स हैं 10 लाख रुपीस के, लेकिन मैं फिर भी सुरेखा को कह रहा हूं कि चलो मैं 17 लाख देने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि जरूर मुझे उससे कोई बेनिफिट है, भाई कुछ गुडविल होगी, उनकी रेपुटेशन होगी, तभी मैं एक्सेसिव पेमेंट कराने को तैयार हूं, तभी मैं वो एक लॉस लेने को तैयार हूं अपने सिर पे। बात क्लियर है? तो यही बात होता है एएस 14 कह रहा है गुडविल राइजिंग ऑन अमलगमेशन रिप्रेजेंट्स अ पेमेंट दैट इज मेड इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर इनकम्स। मतलब मुझे दिख रहा है कि मेरे फ्यूचर में अच्छे हो जाएंगे इनकम, क्यों? क्योंकि सुरेखा का बिजनेस एक्वायर करके मुझे बेनिफिट्स होंगे, समझे? तो इसलिए मैं सुरेखा का बिजनेस एक्वायर करने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करने को भी तैयार हूं। बहुत ही बढ़िया। आगे कह रहा है इट इज अप्रोप्रिएट टू ट्रीट इट एज एन एसेट एंड अमोर्टाइज इट इन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। वो कह रहा है गुडविल तुमने अपने पास क्या करना है, इसको एक एसेट की तरह दिखाओ। अब कोई कह सकता है सर लॉस ऑन अमलगमेशन है तो आप इसको सीधा पीएनएल में जाकर राइट ऑफ करो ना। भाई कोई बच्चा आ गया मेरे पास कह रहा है सर देखिए नुकसान तो नुकसान होता है, अगर मान लीजिए आपके गोडाउन में आग लगती तो नॉर्मल लॉस की तरह उसको भी बांट देते ना आपने पीएनएल में, तो सर अमलगमेशन में आपने किसी को एक्वायर करने के लिए नेट एसेट से ज्यादा पे किया है आपने, तो आप उसको लॉस की तरह भी पीएनएल में लिखिए। इंस्टीट्यूट ने एएस 14 में कहा, इंस्टीट्यूट कहते हैं कि देखिए आपने जो पैसा पे किया, समझिए उस चीज को प्रैक्टिकली, आप जो आज बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं क्या उससे डिराइव होने वाला बेनिफिट एक साल में एग्जॉस्ट हो जाएगा? समझिए, वो कहते हैं आप इस चीज को इवैल्यूएट करिए। आपने सुरेखा का बिजनेस एक्वायर किया, आपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया होगा, रैंडम डिसीजन तो नहीं होगा, क्या उससे सुरेखा का बिजनेस एक्वायर करके आपको बढ़िया बेनिफिट होने वाला है? अगर होने वाला है तो आप लॉस पूरे एक साल में राइट ऑफ कर दो, हम मना नहीं करेंगे। इंस्टीट्यूट कहते हैं हम मना नहीं करेंगे, बिल्कुल रट्टेबाजी नहीं है यहाँ पे। अगर आप कहते हो सिर्फ एक साल का बेनिफिट है, आप राइट ऑफ डालो पूरा पीएनएल में, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि मेरे को इससे बेनिफिट होने वाला है अगले 5 साल, अगले 10 साल, आप बोलते हो कि ये मेरे को अप्रूव कर पाते हो कि मेरे को नेक्स्ट 10 इयर्स में बेनिफिट होने वाला है, तो फिर वो कहते हैं हम अपनी यूजफुल लाइफ डिटरमाइन करो। अब किसी बच्चे ने सवाल कर लिया सर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कितना बेनिफिट होने वाला है, क्या यूजफुल लाइफ होगा? इंस्टीट्यूट ने वो भी लिख कर बताया। तो कहते हैं पहले तो गुडविल को एक एसेट की तरह ट्रीट करो और उसको अमोर्टाइज करो ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। आगे बढ़िए, कहते हैं सिंस इंस्टीट्यूट कहते हैं अब हम समझते हैं इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द यूजफुल लाइफ ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट में भी एक ऐसा एसेट है जो रेपुटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो रेपुटेशन 1 साल के लिए 2 साल के लिए कोई मतलब कोई ऐसे बोल सकता है ठप्पा लगा के कि हां भाई 2 साल तक चलेगा, नहीं ना, एक एस्टिमेट किया जा सकता है। तो कहता है इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द यूजफुल लाइफ ऑफ गुडविल, इट इज अप्रोप्रिएट टू अमोर्टाइज इट ऑन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 इयर्स ऑन अ प्रूडेंट बेसिस। अब इंस्टीट्यूट ने कहा कि अगर आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप 5 साल से ज्यादा का लाइफ मत लीजिएगा, अप टू 5 इयर्स आप अज्यूम कर लीजिए। क्या है? अगर आपके पास देखिए कहते हैं ना सबूत है, यू हैव एविडेंसेस कि हमको तो भैया 5 साल से ज्यादा मिलेगा बेनिफिट, फिर बातें अलग होंगी। अगर नहीं है इफ इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट then it is appropriate to amortize it on a period not exceeding 5 years। मतलब उस केस में इंस्टीट्यूट ने कहा कि बिल्कुल सर आप 1 साल मांगिए, 2 साल मांगिए, 3 साल मांगिए, 4 साल मांगिए, आपको 5 इयर्स तक आप कुछ भी मांगिए, उससे ज्यादा मत लेकर जाइए। समझ में आती है बात? जी। आगे भी उन्होंने एक और बात लिखी, उन्होंने कहा अभी भी हम तुम्हें लकीर का फकीर नहीं बनाना चाहते कि अगर हमने कह दिया 5 साल तो तुम बस क्लाइंट्स को 5 साल ही जाकर चेपाओ, क्लाइंट सवाल पूछे तो तुम कहो नहीं 5 साल से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, हम तुम्हें वो नहीं बनाना चाहते। इंस्टीट्यूट कहते हैं, इंस्टीट्यूट ने अगली लाइन देखो क्या लिखी, कहते हैं लॉन्गर पीरियड कैन आल्सो बी टेकन इफ इट कैन बी जस्टिफाइड। अगर तुम जस्टिफाई कर पा रहे हो ना, तुम्हारे पास परसुएसिव एविडेंस है कि मेरे को ये बेनिफिट अगले 10 साल के लिए होने वाला है, तो मेरे बच्चे फिर 10 साल का राइट ऑफ डालना। तो क्लाइंट को भी ये मत कहना कि यार तू 5 साल ही कर सकता है, इंस्टीट्यूट ने प्रोविजन दिया है 5 से ऊपर का भी राइट ऑफ का, समझे? अब सर क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं व्हाइल एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ? व्हाट आर द फैक्टर्स व्हाइल एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ गुडविल राइजिंग ऑन अमलगमेशन? भाई अब यूजफुल लाइफ कैसे डिटरमाइन करी जाए? लोगों ने ये सवाल किया इंस्टीट्यूट से, आप ही बता दीजिए सर, हमें तो पता नहीं। अब हम यूजफुल लाइफ की गुडविल की रेपुटेशन का कैसे लिखा? तो इंस्टीट्यूट ने कहा क्यों घबराते हो, मैं हूं ना। इंस्टीट्यूट ने 5 फैक्टर्स दिए, उसमें भी कहा इसके अलावा ये सिर्फ 5 तक सीमित मत रहना, अपनी और सोच आगे तक लेकर जाना। अगर और भी कोई फैक्टर्स हो तो उनको भी कंसीडर करना, ये तो हम तुमको एक सजेस्टिव फैक्टर दे रहे हैं, इनको यूज करो। देखो फोर्सिएबल लाइफ ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री। अब देखो सुरेखा के बिजनेस को मैंने एक्वायर किया, लेट्स सपोज सुरेखा काम कर रही थी पेपर इंडस्ट्री में, सुरेखा काम कर रही है पेपर इंडस्ट्री जो फिजिकल अपन पेपर यूज करते हैं। अब आप लोग ये चीज समझते हैं, आप लोग आज की जनरेशन है सर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इतना क्विक हो रहा है कि अब जहां पहले स्कूल्स में सिर्फ फिजिकल नोटबुक्स होते थे, वी आर चेंजिंग सो फास्ट दैट अब कुछ स्कूल्स ने जो अपने पास ऑब्वियसली बहुत रिच हाई क्लास स्कूल्स हैं, उन्होंने आईपैड्स इंट्रोड्यूस कर दिया अपने क्लासेस में स्टूडेंट्स के लिए। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ रहा है? पहले डिजिटल बोर्ड आए टीचर्स के लिए, फिर आईपैड्स आए स्टूडेंट्स के लिए। अब स्टूडेंट क्या है? अब स्टूडेंट को पेपर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और वो आईपैड पे अपने नोट्स बनाए, प्रॉपर एकदम मस्त स्टाइलस चलता है, आईपैड एकदम रजिस्टर वाला फील देता है। अब वो हमारे लिए नहीं है। पहले बता दूं सीए स्टूडेंट अगर कोई इस बात को सुन रहा है, तुम लोगों ने नहीं करना अभी उसको अडॉप्ट, क्योंकि तुम्हारे इंस्टीट्यूट में फिजिकल पेपर पर तुमसे पेपर लिखवाना है ना, लाइफ में कहीं आज रजिस्टर कॉपी छोड़ दे, पापा को बोलोगे आईपैड लेके दो, सर ने कहा है पेपर बचाना है, ना 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 मेरे बच्चे अभी हम नहीं जा सकते वहां तक, इंस्टीट्यूट नहीं जाता आईपैड पे, हम नहीं जाएंगे आईपैड, हमने बात मत बनाना आईपैड पे नोट्स, राइटिंग बिगड़ जाएगी फिजिकल पेपर पे और स्पीड बिगड़ जाएगी फिजिकल पेपर, ठीक है? अब इन सब चीजों का इंपैक्ट क्या हो रहा है? क्या पेपर इंडस्ट्री डाउनफॉल पे है? यूजेज ऑफ पेपर डाउनफॉल पे है, राइट? अब अगर मैंने सुरेखा का बिजनेस एक्वायर किया, मुझे दिख रहा है जिस हिसाब से पेपर इंडस्ट्री या इनका बिजनेस डाउनफॉल पे जा रहा है, अगले 3 साल में कंपनी खत्म हो जाएगी, तो मैं गुडविल कितने साल पे राइट ऑफ करूं? क्या मैं 5 साल पे राइट ऑफ करूं तो सही है? नहीं, अगले 3 साल पे करना पड़ेगा। पहला पॉइंट समझ में आया? आगे बढ़ो। कहता है द इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस, चेंज इन डिमांड एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर। अब मैंने सुरेखा का बिजनेस एक्वायर किया, चलो सुरेखा की पेपर इंडस्ट्री छोड़ो, अंशिका का बिजनेस एक्वायर किया, तो आप बिजनेस एक्वायर कर रहे हो, आपके पास बहुत पैसे आए, नालायक। तुम एग्जांपल पर ध्यान दो, समझ में आए? अब अंशिका जो थी वो अपने पास कौन सा बिजनेस में थी और कौन सी इंडस्ट्री है हमारे पास? ये जो सॉफ्टवेयर बेस्ड इंडस्ट्री है। अब तुम लोग जानते हो साइबर क्राइम आज की डेट में कितना बड़ा हुआ है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज इस टाइम पर आप अगर ए सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, हैकर्स बैठ के उसको तोड़ रहे हैं, आप बी लिख रहे हो, हैकर्स बैठ के उसको तोड़ रहे हैं, सी लिख रहे हो, हैकर्स बैठ के उसको तोड़ रहे हैं। अब मैंने अंशिका का बिजनेस एक्वायर किया, अंशिका के पास 100 सॉफ्टवेयर थे जो अंशिका ने बना रखे थे। अब मुझे पता है कि 2 साल में मैक्सिमम ये सारे सॉफ्टवेयर ऑब्सोलीट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अंशिका की कंपनी ने भी लिखे हुए हैं, हैकर्स उनको अगले 2 सालों में तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे।
हमें नई चीजें बनानी पड़ेंगी, प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस हो जाएगा अगले 2 सालों में, तो मुझे पता है जो मैं अपने पास एसेट्स एक्वायर कर रहा हूं वो यूजलेस हो जाएंगे, तो मैं क्या 5 साल का राइट ऑफ दे सकता हूं गुडविल का? नहीं। जो मैं वेंचर का बिजनेस आज एक्वायर कर रहा हूं अगले 2 साल में मेरे को राइट ऑफ देना है, सिंपल है एकदम। चलो, सर्विस लाइफ एक्सपेक्टेंसीज ऑफ की इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज। बेटा कंपनी में ना एक कोर मैनेजमेंट होती है, आप जब भी देख लीजिएगा जब कंपनीज आउटग्रो कर रही है ना, इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रो कर रही है, उसका रीजन एक ही होता है कि उनके पास सुपर मैन पावर है, ट्रेंड मैन पावर है, ऐसी मैन पावर है जो स्किल्ड है नेक्स्ट लेवल पे। अब मैंने उस कंपनी को लेट्स सपोज एक्वायर किया, पुनीत की कंपनी थी, पुनीत और उसके दोस्तों का अमेजिंग ग्रुप था, और पुनीत और उसकी कंपनी का अमेजिंग ग्रुप था, और ये लोग बैठकर मार्केट में भाई साहब इंडस्ट्री पूरी फोड़ कर रखी हुई थी लोगों ने, मतलब इनसे बढ़िया धंधा कोई चला ही नहीं रहा था पूरी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री माने जो सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज है। अब भाई हमने पुनीत की कंपनी एक्वायर करी, इनका कंपनी क्यों इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था? बिकॉज ऑफ पुनीत एंड हिज फ्रेंड्स हु वर वर्किंग रिगरसली टुवर्ड्स द कंपनी। अब अपन ने एक्विजिशन किया कंपनी का, लेकिन ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट थी यही अगर 2 साल में कंपनी छोड़कर जाने वाली है, तो मुझे बताइए कि कंपनी उतना ही ग्रोथ सस्टेन कर पाएगी आगे? क्या कंपनी खुद से चलती है या ह्यूमन पावर मैन पावर से चलती है? मैन पावर से चलती है सर। तो सर्विस लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ की इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ कंपनी, जो इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज हैं उस कंपनी के, उनका सर्विस लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितने समय तक वो इस कंपनी के साथ रहेंगे, व्हाट इज दैट एक्सपेक्टेड पीरियड? हमें एक्सपेक्टेड है पुनीत एंड हिज फ्रेंड्स वुड लीव आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल में कंपनी छोड़ देंगे, क्यों? उन्होंने अपनी कंपनी बेच दिया, जस्ट एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय क्या है, वो तो छोड़ के जा सकता है, समझ में आ रही है? एक्सपेक्टेड एक्शन बाय कंपेटिटर्स और पोटेंशियल कंपेटिटर्स। अब आपके जो साथ में पोटेंशियल कंपेटिटर्स हैं, अब मैं धंधा चला रहा हूं, अगर कोई और कंपेटिटर साथ में और रिगरसली धंधे में आ जाए, तो अब मैंने कोई बिजनेस एक्वायर किया, लेट्स सपोज सर मैंने अर्जुन का कोई स्पाइसेस का बिजनेस था वो एक्वायर किया, अब केरला बेस्ड कोई मैन्युफैक्चरर इस टाइम पर मार्केट लीडर बन रहा है, मैंने बिजनेस एक्वायर किया था अर्जुन का, तब उस टाइम पर अर्जुन के पास 30% मार्केट शेयर था, अब केरला बेस्ड वो मैन्युफैक्चरर इस टाइम पर गेन कर रहा है, अब मेरे को दिख रहा है कि जिस हिसाब से वो बढ़ रहा है मेरी कंपनी भी खत्म हो जाएगी अगले 3 सालों में, अर्जुन का बिजनेस भी 10% पे आ जाएगा अगले 3 सालों, वो 90% मार्केट ले जाएगा पूरी पूरी। तो सर मुझे पता है एक्सपेक्टेड एक्शन बाय कंपेटिटर, तो ये 3 साल में ही मैं अपना पूरा गुडविल राइट ऑफ करूं, क्योंकि उस बिजनेस को एक्वायर करके होने वाला बेनिफिट नेक्स्ट 3 इयर्स में मुझे मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। लीगल रेगुलेटरी और अदर कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस अफेक्टिंग द यूजफुल लाइफ, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि और अगर कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस हैं जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, तो उनको कंसीडर कर लीजिएगा। मतलब अपार्ट फ्रॉम अबव फोर, अगर कोई लीगल मतलब लॉ बेस्ड कोई और अगर रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जिस वजह से आपको लगता है कि ये बिजनेस 3 साल के बाद जैसे नहीं चल पाएगा, फॉर एग्जांपल मैं क्या मैंने अपने पास यश का बिजनेस एक्वायर किया एंड ही वाज एट दैट टाइम मेकिंग फायर क्रैकर्स, एंड जब मैंने फायर क्रैकर का बिजनेस एक्वायर किया तब उस टाइम पर कोई रेगुलेशन नहीं था, पोस्ट एक्विजिशन फायर क्रैकर्स पर रेगुलेशन लगने शुरू हो गए और सरकार ने कह दिया कि अगले 3 साल में जितनी भी कंपनियां फायर क्रैकर बना रही हैं वो दिल्ली से बाहर हो जाओ सारी सर, और हरियाणा ने भी अपने बॉर्डर बंद कर लिए, इधर से यूपी ने भी अपने बॉर्डर बंद कर लिए। मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी कंपनी 3 साल से ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ गई है, बंद करना पड़ेगा, लीगल रिक्वायरमेंट आ गई, डायरेक्शन आ गई सरकार से, समझ में आती है बात? तो मैं अगले 3 साल में कंपनी बंद हो जाएगी, मेरा धंधा खत्म हो जाएगा, तो मैं अपने पास क्या करूं 3 साल राइट ऑफ? समझ में आ रहा है इंस्टीट्यूट ने कैसे सारी रिक्वायरमेंट्स को सोचा कि आपको उस बिजनेस को एक्वायर करके होने वाला बेनिफिट कितने सालों तक होने वाला है, उतने का गुडविल राइट ऑफ करें। अगर आप कहते हैं 10 सालों का बेनिफिट आप जस्टिफाई करिए, प्लीज टेक द लाइफ ऑफ गुडविल एज 10 इयर्स, बट इंस्टीट्यूट कहते हैं अगर आप इसको नहीं प्रूव कर पाते, अगर आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है, देन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों फिर आप लोगों ने अपनी जो लाइफ है वो 5 साल से ज्यादा का कंसीडर मत कीजिएगा, 5 साल से ज्यादा का लाइफ कंसीडर मत कीजिएगा। समझ में आती है बात? समझ में आती है बात? जी हाँ, चलिए चलिए चलिए, बस इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ना वो ये थी कि लाइफ ऑफ गुडविल को कितना प्रेज्यूम करना है, नॉट एक्सीडिंग 5 इयर्स, ये बात आपने याद रखनी है बस। इफ इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द लाइफ ऑफ द गुडविल देन इट इज अप्रोप्रिएट टू एस्टिमेट द लाइफ नॉट एक्सीडिंग 5 इयर्स, ठीक है जी हाँ। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, जस्ट रीड पर है आप लोगों के लिए, जहां से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी भी मतलब ना के बराबर, ना के बराबर, ठीक है। चलिए, डिस्क्लोजर इन फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर अमालगमेशन, पोस्ट अमालगमेशन आपका जो फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, लाइक अमालगमेशन कब हुआ 1 अप्रैल 2023 है, 31 मार्च 2024 था, यहां पर अमालगमेशन जो हुआ बीच में 1 अगस्त 2023 पर हो गया। अब पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगा पोस्ट अमालगमेशन में बच्चे 31 मार्च को बनेगा आपका, दिस इज योर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो इंस्टीट्यूट ने कुछ एडिशनल गाइडलाइंस दिए, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा एज अ प्रोफेशनल, ये जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं ये कुछ एएस की इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो मैं आपको बता दूंगा कौन से एएस की इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। अभी अपन क्या ना एग्जाम वाले पेज में है तो हमको थोड़ी ये चीजें एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़नी पड़ती हैं, और कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकल वर्ड से आपको समझ आता होगा मैं कैसे रिलेट करता हूं आप लोगों को। नाउ पोस्ट यू क्लियर दिस एग्जाम व्हेन यू विल गो इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, आपको लर्न नहीं करने होंगे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, आपके पास एएस का बेरक होगा जब आप क्लाइंट डीलिंग करने जाओगे, सो यू विल टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम क्लाइंट एंड ऑब्वियसली यू विल हैव रेफरेंस टू योर एएस व्हाइल आंसरिंग दोस क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो इशू नहीं आएगा आप लोगों को, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आपको तभी काम आते हैं जब आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो आएगा ना, तो आप वो तो कर दोगे जो एएस में लिखा है, लेकिन फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद, पीएनएल बैलेंस शीट बनाने के बाद जो आपको डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं वो यहां लिखे होते हैं, तो ये इनको हम आपको बोल देते हैं जस्ट रीड, द इंटेंट ऑफ टेलिंग यू दिस थिंग इज डोंट कंसीडर देम यूजलेस, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, यू विल नीड देम, विदाउट दीस डिस्क्लोजर्स योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉन कंप्लायंट विद एएस, अंडरस्टैंड दैट। इफ द ऑडिटर कम्स एंड आप बोले कि मैंने अमालगमेशन का जी पूरा अकाउंटिंग कर दिया, सारी जर्नल एंट्रियां कर दी, बैलेंस शीट भी बना दी, पीएनएल में भी इम्पैक्ट दिखा दिया, गुडविल अमॉर्टाइजेशन का सब कुछ कर दिया है, देन ही विल चेक, ही विल आल्सो लुक फॉर डिस्क्लोजर्स कि आपने वो डिस्क्लोजर करे या नहीं करे, सो डोंट कंसीडर देम यूजलेस, दैट्स माय रिक्वेस्ट। हां एग्जाम के लिए आप रीड करिए, ठीक है, दैट्स मोर देन इनफ, बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको चाहिए रहेंगे। सो डिस्क्लोजर इन फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर अमालगमेशन कह रहा है जनरल डिस्क्लोजर सभी अमालगमेशंस के लिए ये सारे आपको चीजें बतानी पड़ेंगी, नेम एंड जनरल नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द अमालगमेटिंग कंपनीज, क्या नाम है, क्या उनका जनरल नेचर है, ये सब चीजें बताओ, इफेक्टिव डेट ऑफ अमालगमेशन बताओ, मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज, तुमने कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज किया है, नेचर ऑफ परचेज है, नेचर ऑफ मर्जर है, तुमने कौन सा एक्विजिशन का अकाउंटिंग मेथड, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लिया है या परचेज मेथड, इसके सामने लिख लो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड या परचेज मेथड, आपने कौन से मेथड से अकाउंटिंग किया है वो बताओ, पर्टिकुलर्स ऑफ द स्कीम दैट इज सैंक्शन्ड अंडर द स्टैट्यूट, मतलब कि तुमने कौन सा स्कीम यानी कि परचेज कंसीडरेशन जब डिटरमाइन कर रहे थे तो क्या स्कीम डिसाइड किया, 1 के बदले 2 शेयर, 2 के बदले 5 शेयर, 5 के बदले 7 शेयर, कैसे तुमने डिटरमाइन किया, वो सब चीजों की इंफॉर्मेशन दो। फॉर एवरी शेयर यू आर गिविंग 2 शेयर्स, so you have to give those details, these are basic details। now अगर आप अमालगमेशन करते हैं that is accounted using the pooling of interest method, अब यहाँ पर अगर तुमने लिख दिया कि तुमने pooling of interest method फॉलो किया है तो ये बातें और बताओ फिर 2 चीजें, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, आपने अपने पास कितना शेयर इशू करवाया है और कौन सा शेयर इशू करवाया है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, क्या आपने दिया है,
सर अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंसीडरेशन एंड द नेट एसेट्स एक्वायर्ड एंड ट्रीटमेंट दे रहा हूं, फिर उसके बाद जो भी उनका डिफरेंशियल आ रहा है, आपने परचेज कंसीडरेशन वर्सेस नेट एसेट्स करो, जो भी डिफरेंशियल आ रहा है तो आपने उसको फिर क्या फाइनल ट्रीटमेंट दिया, वो चीज आपको बतानी पड़ेगी। सेम बात है अगर आप यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि अमलगमेशन किया है आपने, अमलगमेशन यूजिंग द परचेज मेथड, अगर आप यहाँ पर ये भी लिख देते हैं, देन इन दैट सिनेरियो आल्सो माय डियर फ्रेंड्स यू आर टू गिव द मोर और लेस सेम एक्सप्लेनेशंस ओनली। आपने कितना कंसीडरेशन दिया है एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंसीडरेशन। अब परचेज में क्या है तो लैंड दे दो, प्रेफरेंस शेयर दे दो, इक्विटी शेयर दे दो, कुछ भी दे सकते हो। मर्जर में क्या था, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर देने थे, ठीक है। यहाँ पे तो तुम्हारे पास अपनी चॉइस है, परचेज कंसीडरेशन अगर नेचर ऑफ परचेज तुमने क्या पे किया है, कैश दिया है, क्या दिया है, और क्या डिफरेंस है कंसीडरेशन ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड में, उसका ट्रीटमेंट क्या किया है देयर ऑफ इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ एनी गुडविल। नेट एसेट्स और परचेज कंसीडरेशन में जो भी डिफरेंस आया है उसमें तुमने क्या ट्रीटमेंट दिया है, तुम्हें बताना पड़ेगा गुडविल में डाला या कैपिटल रिजर्व में डाला, और अगर गुडविल में डाला तो तुमने कितना यूजफुल लाइफ दिया है, उसका क्या ट्रीटमेंट दिया है उस गुडविल का, वो सब चीजें तुमको यहाँ पर बतानी चाहिए। जस्ट रीडिंग पर है, इसका ज्यादा लोड नहीं है हमारे पे याद करने का, ठीक है। अमलगमेशन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, अमलगमेशन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, आखिरी पॉइंट है बेटा, बस ये आपका थ्योरेटिकल खत्म हो जाता है यहाँ पे आके। अमलगमेशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या होता है, ये 1 अप्रैल 24 है, ये 31 मार्च 25 है, और ये मैंने डाल दिया 30 जून 25। ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, और ये है डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इसके बाद इशुएंस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब सर ये बोल रहा है 31 मार्च खत्म हो गया, लेट्स सपोज मैंने 1 मई को, ये ए लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, यहाँ पे 1 मई को अपन ने बोला अक्वायर्ड एंड अमेलगमेटेड बी लिमिटेड, ठीक है, अक्वायर्ड एंड अमेलगमेटेड बी लिमिटेड। अब वो आपको क्या कह रहा है सुनिएगा, शायद आपने लॉ में इससे बेहतर, मतलब इससे अच्छा नॉलेज आपके पास होगा लॉ में, मैं आपको उसको ही कॉम्प्लीमेंट करता हूँ उसी नॉलेज को। आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसके बाद रोल किसका आता है, ऑडिट वाले सर मैम का, ऑडिटर आएगा उसको चेक करेगा, ऑडिटर ने चेकिंग करी, उसके बाद रोल किसका आता है, लॉ वाले सर मैम का। फिर क्या होगा, एज पर कंपनीज एक्ट उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बोर्ड अप्रूव करेगा, बोर्ड अप्रूव करने के बाद एजीएम होल्ड करेगी कंपनी, 21 डेज का क्लियर नोटिस मिलेगा, एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्लेस किया जाएगा, शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट्स दिखाई जाएंगी, और फिर वो पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी रिपोर्ट्स। ये सारा प्रोसेस आपको ऑडिट और लॉ में आप लोग जानते हैं, नहीं पढ़ा है दिक्कत नहीं है, इंटर में आप पढ़ेंगे, समझ में आती है बात, समझ में आती है बात, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से सर, यहाँ पर वो आपको ये बोल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एस14 में कहता है देखिए 31 मार्च तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई अमलगमेशन नहीं हुआ, लेकिन 1 मई को आकर अमलगमेशन, बोर्ड अपनी रिपोर्ट साइन कर रहा है 30 जून को, ऑडिट होने के बाद जितने भी क्वालिफिकेशंस निकले, जो भी डिस्कशन ऑडिटर के साथ जो भी हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज करना था सब हो गया, 30 जून को हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन किया और उसको एक्सेप्ट किया, अप्रूव किया। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा कौन सा था, फाइनेंशियल ईयर 24-25 वाला, फाइनेंशियल ईयर 24-25 वाला। अब सवाल ये उठता है, जब बोर्ड यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कर रहा है और इसके बाद मान लेते हैं एजीएम होती है, अब एजीएम में जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाए जाएं तो आप मुझे बताइए क्या ये जो अमलगमेशन हुआ है पोस्ट 31 मार्च, क्या इसका इंफॉर्मेशन हमारे शेयर होल्डर्स को हमें देना चाहिए, यस और नो, इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, बताइए यस और नो, वाई और एन आप लिखकर अपना आंसर दे सकते हैं। क्या ये इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को हमको देना चाहिए कि भाई साहब अमलगमेशन हुआ है, अमलगमेशन होने की वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ बदलाव आए हैं और उन बदलाव का इंफॉर्मेशन कि हमने ये कंपनी अमलगमेट करा है, क्या शेयर होल्डर्स के पास इंफॉर्मेशन जाना चाहिए? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अब सर यहाँ पर आपकी सोच आपको ये कह सकती है कि सर हम तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, पीरियोडिसिटी पर चलते हैं, और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के रिकॉर्ड्स में थोड़ी ना कोई हमारा अमलगमेशन हुआ था। वेरी गुड दिव्यांशु, सॉरी दिवांशु। लेकिन बेटा एक कांसेप्ट आपको इस कोर्स में पढ़ाऊंगा AS4 का, AS4 का कांसेप्ट है जहां पर वो आपको ये बोलता है, कहता है when the amalgamation is effected after the balance sheet date but before issuance of financial statement of either parties to amalgamation, मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ, वेरी गुड सुरेखा, बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ लेकिन बिफोर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अभी तक ना वो अप्रूव हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इशुएंस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उससे पहले ये काम हो गया, देन यू आर टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोजर इज मेड इन अकॉर्डेंस विद AS4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बट सिर्फ डिस्क्लोजर देना है, हम ये नहीं कह रहे कि आप नंबर्स अपडेट कर दीजिए, बट अमलगमेशन इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो नेक्स्ट टाइम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा, वो नेक्स्ट टाइम के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा, समझ में आएगा? सिर्फ आप यहाँ डिस्क्लोजर करिए, इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड में यस ओनली डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, हम ये नहीं कह रहे आप अपडेट करिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, वो गलत हो जाएगा, हम भी जानते हैं पीरियोडिसिटी के हिसाब से वो नेक्स्ट पीरियड में आएगा, वो अगले फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 अप्रैल 25 से लेकर जो 31 मार्च 26 तक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसमें आएगा, वो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन आपको डिस्क्लोजर देना चाहिए। और ये जो AS4 बोलता है बातें, ये हम आपको इस कोर्स में डिटेल में आगे जाके पढ़ाएंगे, जहां पर वो इन्हीं चीजों के बारे में बात करता है कि कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद अगर होते हैं उनका ट्रीटमेंट अपन को कैसे डिस्क्लोज करना है और कितना डिस्क्लोज करना है, उससे उसका क्या इंपैक्ट आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, वो सब आपको इस कोर्स में पढ़ाएंगे, तो आप चिंता ना करिए, अभी के लिए एक्सेप्ट करिए कि इवन अगर आफ्टर बैलेंस शीट डेट भी हो रहा है बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब 30 जून से पहले हो रहा, कभी भी 29 जून को भी हो जाए अमलगमेशन कंप्लीट, तो भी हमें अब जब हम रिपोर्ट देंगे तो हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा दैट वी हैव अमलगमेटेड विद द XYZ कंपनी, ठीक है मेरे बच्चे? चलिए सर, यहां तक की हमारी बातें थी, जो हमारा थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन था वो हमने फिनिश कर लिया है। गुडविल अमोर्टाइजेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हो गया, इसके अब हमारे पास 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को मैं कह रहा था कि हम ओवर एंड अबव इसको आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। आइएगा अपने पास, इधर मैं एक IPM क्वेश्चन 11 का, एक IPM क्वेश्चन नंबर 3 के साथ IPM क्वेश्चन 11 पार्ट ए भी लिखो, IPM क्वेश्चन 11 पार्ट ए।
क्वेश्चन नंबर 11, कब आया ये आरटीपी मई 2024 का सवाल है। तो तुम देख लो बेटा, तुम्हारे लेटेस्ट आरटीपी भी क्लास में कवर्ड है। तुमको घर पे वो वाला हार्डवर्क करना है, डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के फिर उसको सॉल्व करना, अकेले बैठ के खत्म हो गया वो काम सारा। सुनो, अभी तुम पार्ट 1 ही कर पाओगे, पार्ट वन ही कर पाओगे। आगे वाले दो पार्ट्स के लिए लिख लो आफ्टर आफ्टर AS26 जब मैं करा दूंगा, उसके बाद तुम अगर इसको सेल्फ भी अटेम्प्ट करोगे तो इजीली निकाल लोगे। अभी सिर्फ पार्ट 1 करोगे मेरे साथ, ठीक है। देखिए, नरेश लिमिटेड एक्वायर्ड द रनिंग बिजनेस, पहले ऊपर पढ़ते हैं। नरेश लिमिटेड हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। नरेश लिमिटेड एक्वायर्ड द रनिंग बिजनेस ऑफ सुनील लिमिटेड फॉर 10,80,000 ऑन 15th May 22। द फेयर वैल्यू ऑफ सुनील्स नेट एसेट्स वाज 5,16,000। मैंने 1080 का एक्विजिशन किया जबकि उनका रियल वैल्यू था 518। Naresh Limited is of the view that due to popularity of Sunil Limited's product in the market, its goodwill exists. अब obviously अपन को भी दिख रहा है परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, नेट एसेट्स कम है, तो यहाँ से हम गुडविल निकालेंगे। कितना निकला बेटा? 10.8 माइनस 5.16, 5.64 का गुडविल निकला। अब आगे देखो, नरेश लिमिटेड follows an accounting policy to amortize all intangible assets on SLM basis over the maximum period permitted by the accounting standards, taking a full year amortization in the year of acquisition. Goodwill on acquisition of business is to be amortized over 5 years SLM as per AS 14. Prepare a schedule showing intangible asset section in Naresh Limited's balance sheet at 31st March 2023. अब वो आगे भी इसने इंटेंजिबल एसेट्स की बात करी हुई है, एक जगह उसने फ्रेंचाइजी की बात करी है, एक जगह पेटेंट की बात करी है। अभी हम उस पर नहीं जा रहे क्योंकि हमने AS26 नहीं पढ़ा। बट यहाँ पर ये जो गुडविल है, जो गुडविल जनरेट हो रही है, ये अमैल्गमेशन, मतलब इन द नेचर ऑफ जो हमारी अमैल्गमेशन हो रहा था, इसमें जनरेट हो रही है। इस गुडविल को अब वो कह रहा है कि आपने राइट ऑफ करना है और आपने इंटेंजिबल एसेट का शेड्यूल बना कर देना। बहुत सिंपल है। इसका लाइफ 5 ईयर्स है तो मैं इसको 5 ईयर्स से डिवाइड कर दूंगा। एक साल का मेरे पास अमोर्टाइजेशन का वैल्यू आ जाएगा 1.128। ये मैं माइनस कर दूंगा 5.64 में से, जो भी बैलेंस आएगा वो मेरी बैलेंस शीट में दिखेगा। ये देखिए इधर आइए, ये रहा पॉइंट नंबर 1 का वर्किंग नोट। कहता है जी गुडविल ऑन एक्विजिशन ऑफ बिजनेस इतना जनरेट हुआ, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड इतना था तो गुडविल इतना, सॉरी ये कैश पेड इतना था और गुडविल इतना जनरेट हुआ 564। अमोर्टाइजेशन 5 साल पे करना है तो हर एक साल का यही आ गया 1,12,800। तो व्हाट विल बी द बैलेंसिंग फिगर? दिस इज 4,51,200। उसमें वही लिखी और बाकी फ्रेंचाइजी और पेटेंट के लिए आ रहा है वो बाद में देखेंगे। और ये 451 टोटल करके अब आ गया इंटेंजिबल। बस यही करके देना था एग्जामिनर कि उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा गुडविल का। ये उन्होंने क्वेश्चन बना के दे दिया 5 मार्क्स का। अभी कोई टफ नहीं था। अगर मैं आगे वाले भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन उठा लूं ना, जो ये मैं 2 पार्ट आगे छोड़े हैं, AS26 साइड तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम सीए फाउंडेशन में अमोर्टाइजेशन पढ़ के आए हो। आगे वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करा दूं। देखो, Naresh Limited had taken a franchisee on July 22 to operate a restaurant from Sankalp Limited for 1,80,000 at an annual fees of 10% of net revenue. Franchisee खरीदा 1,80,000 का। Franchisee expires after 6 years. तो 1,80,000 6 साल पे अमोर्टाइज होगा, हर साल 30,000 अमोर्टाइजेशन होना है। ये देखना जरा, फ्रेंचाइजी लिया, अमोर्टाइजेशन ओवर 6 इयर्स, तो ये क्या हुआ 180 डिवाइडेड बाय 6 इयर्स, खत्म। बस ये खत्म किया, ये आ गया 1,50,000। और अगर पेटेंट के लिए भी देखो तो on 20th August Naresh Limited incurred the cost of 2,40,000 to register the patent for its product. Naresh Limited expects the patent's economic life to be 8 years. 8 years है तो 240 डिवाइडेड बाय 8, अगेन 30,000। ये आ गया इनका क्लोजिंग। जो इनके क्लोजिंग है उनको ऐड किया और तुमने अपने टोटल बनाकर अपनी बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट बनाया। इसमें मुश्किल नहीं था, मतलब है बेसिक क्वेश्चन ही। जस्ट इंस्टीट्यूट ने अपने पास क्या किया, गुडविल को उन्होंने तुम्हारे को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये इन्होंने बिजनेस एक्वायर किया है, तो उनका बस सिर्फ इंटेंट क्या था, तुम गुडविल का कंपटीशन के 5.64 खुद निकालो। अब अगर बच्चे ने फर्स्ट क्लास ऑफ अमैल्गमेशन भी अटेंड किया मेरे साथ तो भी उसको गुडविल निकालना आता हो। नेट एसेट्स और परचेज कंसीडरेशन को कंपेयर करके गुडविल निकल जाता है, उनको यही निकलवाना था। 5 नंबर दिए फ्री के, समझे बात को? समझे? ठीक है सर जी, ये आप लोग अपने घर पर होमवर्क में करिएगा, इसको कंप्लीट। टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अच्छा, इसमें कोई बच्चे के दिल में तो सवाल नहीं आ रहा कि सर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से आपने क्यों नहीं किया? ये लाइन पढ़ लो, यहाँ उसने बताया था कि वो फुल ईयर अमोर्टाइजेशन लेते हैं इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। बच्चा कहेगा ये तो गलत है सर, माना गलत है। क्या सिखाया है? क्वेश्चन ही हमारा भगवान है। क्वेश्चन कह रहा है तुमने फुल ईयर का अमोर्टाइजेशन देना है इन ईयर ऑफ एक्विजिशन। मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है, मेरे को काम आसान हो रहा है। मुझे नंबर ऑफ डेज निकालने पड़ते, डिवाइडेड बाय 365 करता, फिर उसका प्रोपोर्शनेट अमोर्टाइजेशन निकालता, मेरे लिए तो अच्छा है, सीधा डिवाइडेड बाय ईयर्स, यूजफुल लाइफ किया, काम खत्म। ठीक है ना? इसलिए अपन ने फुल ईयर अमोर्टाइजेशन दिया है फर्स्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 3, आईपीएम क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। मैंने होमवर्क में दिया था, ईमानदारी से कितने बच्चों ने ट्राई किया बताना जरा। मई 2022 का सवाल था ये एग्जामिनर का, 14 नंबर के लिए आएगा तुम्हारे पेपर में, 14 नंबर। मैं जानता हूं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। होमवर्क कितने कर रहे हो तुम और कितने नहीं कर रहे हो? चलो इधर देखो, इसका जर्नल एंट्री करवाऊंगा, बैलेंस शीट अभी भी तुम होमवर्क नहीं बनाओगे, समझ में आ गई बात? Summarize balance sheet of A and B as of 31st March are as under: equity share security premium general reserve P&L retirement gratuity fund 10% debentures unsecured loan including loans from A। अच्छा ये B के लिए बोल रहा होगा, A से लोन लिया है, ट्रेड पेबल्स, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, देखो लॉन्ग टर्म एडवांसेस टू बी लिमिटेड, ये आपका म्यूचुअल लोन्स दिख रहा है, डब्बा बना लिया करो। बुक में जो भी मार्किंग करना है पेंसिल का इस्तेमाल करिए। मेरा ये मैं पेंसिल से नहीं लिखता क्योंकि आप लोगों के लिए लाइट हो जाएगा। लास्ट बैच में बच्चों ने मना कर दिया था पेंसिल की मत यूज किया करो, अभी बच्चों को इशू आता है कि सर वो चुप सा जाता है टेक्स्ट के बीच में। ये देखो, तो ये मत कहना सर आपको पेन यूज कर रहे हो ग्रीन वाला, तो तुम्हारे लिए करता। एक बच्चे ने ये भी कहा, नलायक है ना एक नंबर, कह रहे हैं हमें तो ब्लैक बॉल पेन बोलते हो यूज करने को, खुद तो ग्रीन पेन से लिखते हो, ब्लैक बॉल पेन तुम क्यों नहीं यूज करते सर? मैंने कहा नलायक एक बात बताओ, मैं ब्लैक बॉल पेन यूज कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं ये अंडरलाइन करूंगा, तुम्हारे काले पे कुछ अंडरलाइनिंग आ गया तो इशू तुम्हारा है मेरा है, इसलिए मैं ग्रीन पेन करता हूं ताकि तुमको अलग से कलर आइडेंटिफिकेशन में एम्फसिस पता लगे चीज का कि अगर सर ने किसी चीज को अंडरलाइन किया है। नलायकों की कमी थोड़ी ना, बैठ के सर में कमियां निकालने।
कि तुम ऐसे क्यों करते हो सर, फिर हमारे तो पीछे पड़े रहते हो ब्लैक बॉल पेन। अच्छा ईमानदारी से बताना, ब्लैक बॉल पेन अडॉप्ट कर लिया या अभी भी ब्लू पेन से काम चल रहा है? देखो अब मैं दोबारा नहीं कहूंगा, तुम्हारी मर्जी है। अगर अभी भी तुम ब्लू बॉल पेन से लिख रहे हो, लिखते जाओ। आखिरी दिन पे जाके जो स्ट्रगल करोगे ना, फिर याद करोगे कि सर आप सही कहते थे। और जिसने आज अडॉप्ट कर लिया उसको ऑटोमेटिकली हैबिट पड़ जाएगी ब्लैक की। क्यों? उसका आईज ना हैबिचुअल हो जाएगा। अगर उसका हैंडराइटिंग गंदा होगा वो थोड़ा सुधार लेगा ब्लैक बॉल पेन के हिसाब से, क्योंकि ब्लैक से लिखने में हैंडराइटिंग थोड़ा डिफरेंट आता है। ब्लू की एक आदत अलग होती है, ब्लू से थोड़ा वो हमारी आंखों को साफ दिखता है। ब्लैक से जब हम लिखते हैं ना, वो थोड़ा सा पहले इनिशियली हमको लगता है गंदा हो रहा है काम। याद रखना इन चीजों को, ये एक्सपीरियंस से बोली हुई बातें हैं मेरे बच्चों। ये याद रखना, कभी सर भी स्टूडेंट थे, जब हम उधर बैठे होते थे तो ये चीजें हमने फेस करी है। जो आप ब्लैक पेन आप लोग अब अडॉप्ट करते हैं, हमारे भी पेपर ब्लैक बॉल पेन से लिखते हैं हम लोगों ने भी, समझे? हमें पता है वो बातें कि सर थोड़ा गंदा सा लगता है ऐसा, वो पीछे की तरफ बैक साइड ऑफ द पेपर पे वो थोड़ा सा ऐसा ब्लैकनेस सा दिखता है, लेकिन उसका हैबिट आपको डालना पड़ेगा। वो अभी से डलेगा, एग्जाम से पहले नहीं डलेगा वो हैबिट। तो मान जाओ मेरी बात को। इन्वेंटरी ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड बैक, बी लिमिटेड इज टू डिक्लेयर एंड पे 1 रुपीस इक्विटी शेयर एज डिविडेंड बिफोर फॉलोइंग अमालगमेशन टेक्स प्लेस विद सेट लिमिटेड। स्टार मार्क करिए। डिविडेंड टेबल का एंट्री तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। व्हाट इज द एंट्री ऑफ डिविडेंड टेबल? तो बहुत बढ़िया पुनीत एंड दिवांशु, वेरी गुड। व्हाट इज द एंट्री ऑफ डिविडेंड टेबल? रिजर्व एंड सरप्लस, जिस बच्चे के दिमाग में नहीं आया वो अपने मॉड्यूल में लिखे। पहला एंट्री होता है रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड टेबल अकाउंट, बता रखा है। अब वो 1 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं बी लिमिटेड। बी लिमिटेड का 24 लाख का कैपिटल है, 10 रुपए का शेयर है, तो कितने शेयर हो गए? 2,40,000। तो वो अपने रिजर्व एंड सरप्लस में से 240 कम करेंगे और डिविडेंड टेबल में पोस्ट करेंगे। दूसरा काम, डिविडेंड टेबल टू कैश, ठीक है? तो बी लिमिटेड अपने पास क्या कर रहा है? बी लिमिटेड इज टू declare and pay 1 per equity share as dividend before the following amalgamation takes place with Z Limited. Z Limited was incorporated to take over the business of both A and B Limited. Z Limited एक नया कंपनी बनाया गया जो दोनों का बिजनेस ले रहा था। ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ Z Limited is 60 लाख डिवाइडेड इनटू 6 लाख इक्विटी शेयर्स। रुपीस हटा दीजिएगा 6 के आगे से, 6 लाख इक्विटी शेयर्स लिखिएगा। Only 6 lakh equity shares of rupees 10 each. As per the registered valuer, the value of equity shares of A is 18 per share and of B is 12 per share respectively, and agreed by respective shareholders of the company. स्टार मार्क करिए। उन्होंने अपना इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर निकाल लिया। उन्होंने कहा जो हमारा एक शेयर का वैल्यू है वो 18 रुपए है, तो हमें 18 रुपए का कंसिडरेशन चाहिए। समझ में आती है? वो यही बोल रहे हैं हमारे एक शेयर का वैल्यू 18 रुपए है और बी कह रहा है मेरा 12 रुपए है, तो हमको वही वैल्यू कंसिडरेशन में चाहिए। 10% debentures of A to be issued, 12% debentures of Z at par in consideration of their holding. Point number D most important है, डबल स्टार मार्क करिए। A contingent liability of A limited of 2 lakh is to be treated as actual liability. Contingent liability क्या होती है? फाउंडेशन में पढ़ाया हुआ है क्या होता है, फिर आएगा आपके इस कोर्स में। व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी मेरे बच्चों? सर कंटिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसा ऑब्लिगेशन है, या तो प्रेजेंट है या पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, व्हिच राइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट, जिसका या तो अभी हम अनश्योर हैं कि अमाउंट कितना देना पड़ेगा, या रिसोर्स आउटफ्लो होगा भी या नहीं होगा ये भी नहीं पता, या अदरवाइज ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो ऑफ कि हमारा नुकसान होगा दैट इज नुकसान होगा दैट इज लेस, प्रोबेबिलिटी कि नुकसान होगा दैट इज लेस एज कंपेयर्ड टू प्रोबेबिलिटी नुकसान नहीं हो, चांसेस आर लेस कि हमारा कोई नुकसान होगा इसमें, तो होते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो ए लिमिटेड ने अपनी कंटिंजेंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए की अपने फुटनोट में दिखा रखी थी बैलेंस शीट में, ठीक है? अब अमलगमेशन हो रहा है। ए लिमिटेड ने कहा जी ये कंटिंजेंट लायबिलिटी मटेरियलाइज हो गई है और एक्चुअल लायबिलिटी बन गई है, हमें देने पड़ेंगे 2 लाख। तो जेड लिमिटेड उसको एज एन एक्चुअल लायबिलिटी कैसे रिकॉर्ड करेगा वो हमें सीखना। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था बेटा। इंस्टीट्यूट ने मई 2022 वालों को ये एडजस्टमेंट दिया। अब अगर तुमने ये चीजें पहले नहीं करी, एग्जाम में जाकर तुम्हारी बत्ती गुल हो जाएगी कि ये क्या नया आ गया। वहां सोचने का टाइम थोड़ी ना, वहां इंप्लीमेंट करने का टाइम है। आगे देखो, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रजिस्ट्रार वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड इतना, बी लिमिटेड इतना, रिस्पेक्टिवली टू बी बोर्न बाय जेड लिमिटेड। मतलब परचेजर ही बोर्न कर रहा है तो ये है कि हां भी गुडविल टू कैश या कैपिटल रिजर्व टू कैश। शेयरहोल्डर्स ऑफ ए एंड बी इज टू बी पेड बाय इशूइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ फ्री फ्लेन भेजने का नहीं, फ्लेन या फ्लेन भेजने का नहीं भेजने